कभी कभी एक छोटी सी चीज सिर्फ सोना नहीं होती, उसमें छिपी होती हैं यादें, त्याग और एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर पूरी जिंदगी बदल सकती है। आज की कहानी है एक साधारण आदमी और एक सोने के कमरबंद की, जिसने मालगुडी में सब कुछ बदल दिया। बुक बातें में सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस गहन चर्चा में हमारे पास एक ऐसा विषय है जो मालगुडी की शांत गलियों से निकलकर सीधे मध्यम वर्गीय घरों की हकीकत से टकराता है। बिल्कुल। आज की चर्चा बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। हाँ, तो आज हम जिस कहानी पर बात कर रहे हैं उसका नाम है द गोल्ड बेल्ट पार्ट 1, यानी सोने का कमरबंद भाग 1। और हमारा मकसद सिर्फ इस कहानी को सुनाना नहीं है। सही कहा। असल में हम उस साधारण से दर्जी के जीवन, उसकी आर्थिक मजबूरियों और एक पुराने पुश्तैनी गहने के पीछे जो एक अप्रत्याशित रहस्य छिपा है, उसका विश्लेषण करेंगे। बिल्कुल। श्रोताओं को ये समझना होगा कि ये कहानी सिर्फ एक आभूषण के इर्द गिर्द नहीं घूमती। ये उस संघर्ष की बात करती है जहां घर की सबसे कीमती यादों को बाजार के तराजू पर तौलने की नौबत आ जाती है। तो चलिए इस कहानी के पन्नों को विस्तार से पलटते हैं। और मैं कहूंगी कि ये सफर वाकई बहुत सोचने पर मजबूर करने वाला है। अक्सर हम इतिहास या रहस्यों को बड़े बड़े महलों या खजानों के नजरिए से देखते हैं ना। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। लेकिन इस कहानी की खूबी ये है कि ये रहस्य को एक बहुत ही आम, रोजमर्रा की जिंदगी के बीच लाकर खड़ा कर देती है। आम मतलब एक बिल्कुल साधारण सी दिखने वाली वस्तु। बिल्कुल, एक ऐसा गहना जो शायद किसी छोटे से घर के पुराने संदूक में बरसों से रखा हो, वो कैसे अचानक से किसी इंसान के पूरे अतीत और भविष्य को जोड़ सकता है। ये कहानी उन चीजों के भावनात्मक मूल्य पर एक गहरी टिप्पणी है जिन्हें लोग अपनी जान से भी ज्यादा सहेज कर रखते हैं। और इस ठहराव को लेखक ने कहानी की शुरुआत में ही बहुत खूबसूरती से स्थापित किया है। मालगुडी की उस शांत और आलसी दोपहर का जो दृश्य उकेरा गया है, वो दृश्य अपने आप में बहुत कुछ कहता है। एकदम सही। सड़क के किनारे एक पीपल का पेड़ है जो हल्की हवा में झूम रहा है। बाजार में कोई शोर शराबा नहीं है, बस एक धीमी धीमी चहल पहल है। एक अजीब सा सुकून है वहां। हाँ, सुनने वालों को ऐसा महसूस होगा जैसे समय कुछ पल के लिए रुक सा गया हो। मतलब ये दृश्य इतना शांत है कि लगता है जैसे इस दुनिया में कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। और अगर हम इसे कहानी की बुनावट के नजरिए से देखें तो ये शांत और सुकून भरी दोपहर जानबूझकर रची गई है। लेखक इस जमीनी और यथार्थवादी माहौल के जरिए एक भ्रम पैदा कर रहे हैं। स्थिरता का भ्रम है ना? बिल्कुल, स्थिरता का भ्रम। जब आसपास का वातावरण इतना शांत और एक रस होता है तो आगे आने वाला कोई भी बदलाव बहुत गहरे स्तर पर प्रहार करता है। ये उस तूफान के आने से पहले की खामोशी है जो हमारे मुख्य पात्र रमन के जीवन में आने वाला है। हाँ, ये साधारणपन इसलिए जरूरी है ताकि जब कहानी के अंत में रहस्य से पर्दा उठे तो उसका झटका सुनने वालों को पूरी तरह से झकझोर दे। ये स्थिरता का भ्रम वाली बात बहुत सटीक बैठती है। इसी शांत बाजार की बहुत ही छोटी और तंग गली में हमारी कहानी का मुख्य किरदार रमन अपनी जिंदगी बिता रहा है। रमन जो कि एक साधारण दर्जी है। हाँ, और उसकी दुनिया उसकी उसी छोटी सी दुकान तक सिमटी हुई है। दुकान में कोई बड़ी मशीनें नहीं है, बस एक पुरानी सिलाई मशीन है। हाँ, इधर उधर बिखरे हुए रंग बिरंगे कपड़ों के कुछ टुकड़े हैं और दीवार पर टंगा हुआ भगवान का एक छोटा सा कैलेंडर है। बस यही है उसकी दुनिया। और यही यथार्थवाद है। लेकिन मुझे यहाँ एक बात खटकती है। क्या रमन की ये सादगी, मतलब अपनी इस छोटी सी दुनिया में संतुष्ट रहने की जो आदत है, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी नहीं थी? मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। क्या वो अपनी उस मशीन की लय में इतना मगन था कि उसने बाहर बदलती दुनिया को अनदेखा कर दिया? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। दरअसल रमन जैसे किरदारों के साथ दिक्कत ये होती है कि वे जिस पेशे में होते हैं वो उन्हें एक कारीगर के जाल में फंसा देता है। कारीगर का जाल, बहुत सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। वो पुरानी सिलाई मशीन उस निरंतर न खत्म होने वाली मेहनत का प्रतीक है जो एक आम इंसान रोजाना करता है। पेडल मारते रहना, एक ही जगह पर बैठे रहना, लेकिन असल में जीवन में कहीं आगे ना बढ़ पाना। और वो जो रंग बिरंगे कपड़ों के टुकड़े उसकी दुकान में बिखरे हैं, वे दूसरों के जीवन के उत्सवों और खुशियों के प्रतीक हैं। रमन दूसरों के लिए उत्सव सिल रहा है, लेकिन खुद का जीवन उस पुरानी मशीन की तरह एकदम नीरस है। और दीवार पे जो भगवान का कैलेंडर है वो शायद केवल आस्था नहीं है। नहीं, वो अपनी चिंताओं को किसी और पर छोड़ देने का तरीका है। रमन सोचता है कि अगर वो ईमानदारी से अपना काम करेगा
तो ऊपर वाला घर चला लेगा। लेकिन अर्थशास्त्र ऐसे काम नहीं करता। बिल्कुल नहीं करता। ये नजरिया सोचने पर मजबूर कर देता है। रमण की अपनी दुनिया भले ही एकरस हो, लेकिन कहानी बताती है कि उसके पास एक चीज ऐसी थी जिसे वो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मानता था। उसकी पत्नी सीता का सोने का कमरबंद। हाँ, और ये कोई बैंक बैलेंस या जमीन नहीं थी। इस कमरबंद का इतिहास कोई आम गहने जैसा नहीं था कि बाजार गए और खरीद लिया। बिल्कुल नहीं। सीता के पिता ने उसकी शादी के समय इसे बड़ी मुश्किल से एक एक पैसा जोड़कर बनवाया था। कहानी में एक जगह रमण सीता से कहता है, ये सोना नहीं है, ये तुम्हारी मुस्कान की रोशनी है। ये संवाद बहुत ही खूबसूरत है। बहुत ही कोमल संवाद है। इस गहराई को समझने के लिए हमें दक्षिण एशियाई मध्यवर्गीय परिवारों में सोने के सांस्कृतिक महत्व को देखना होगा। ये केवल एक आभूषण या दिखावे की वस्तु नहीं है। जब सीता के पिता ने अपनी पूरी उम्र की कमाई का एक हिस्सा काटकर वो कमरबंद बनवाया होगा, तो वो असल में धातु नहीं खरीद रहे थे। वो अपनी बेटी के लिए एक सुरक्षा चक्र खरीद रहे थे। एक पिता का आशीर्वाद, एक ढाल जो वो अपनी बेटी को विदाई के समय देता है, ताकि बुरे वक्त में ये उसकी रक्षा कर सके, जिसे हम स्त्री धन कहते हैं। इसीलिए रमण के लिए भी वो केवल सोने का एक टुकड़ा नहीं था। वो जानता था कि उस कमरबंद में सीता के पिता का पसीना, उनका संघर्ष और उनका प्यार ढला हुआ है। सही कहा। लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता कि ये भावनात्मक जुड़ाव ही कई बार इन परिवारों के लिए एक बहुत बड़ा बोझ बन जाता है? मतलब जैसे आज के समय में भी हम देखते हैं कि लोग शहरों में किराए के छोटे मकानों में संघर्ष कर रहे होते हैं। हाँ, लेकिन गांव में अपनी पुश्तैनी जमीन बेचने का विचार उन्हें पाप लगता है। बिल्कुल, वो एक ऐसा इमरजेंसी फंड होता है जिसे वे तब तक नहीं छूना चाहते जब तक कि कोई जीवन मरण का प्रश्न न आ जाए। सीता के कमरबंद के साथ भी ठीक ऐसा ही था। वो उनकी सबसे बड़ी संपत्ति थी, लेकिन साथ ही एक ऐसी चीज जिसे बेचना या गिरवी रखना परिवार के सम्मान को ठेस पहुंचाने जैसा था। पुश्तैनी चीजें एक अदृश्य तिजोरी की तरह होती हैं, जिनके चारों ओर भावनाओं का एक बहुत सख्त पहरा होता है। और यही कारण है कि जब रमण के जीवन में आर्थिक परेशानियां दस्तक देती हैं तो तनाव इतना गहरा हो जाता है। कहानी यहां से बहुत ही यथार्थवादी और दर्दनाक मोड़ लेती है। ग्राहकों का कम होना, दुकान का किराया बढ़ना और घर के रोजमर्रा के खर्चों का बोझ। ये कोई फिल्मी तूफान नहीं है जो रातों रात आता है। ये वो दीमक है जो छोटे व्यापारियों की नींव को धीरे धीरे खोखला करती है, और इसका सबसे पहला असर घर की शांति पर पड़ता है। और इस अशांति को कहानी के उस रात के खाने वाले दृश्य में बहुत ही प्रभावशाली ढंग से दर्शाया गया है। मुझे लगता है कि ये दृश्य इस पूरे भाग का सबसे भारी हिस्सा है। एकदम दमघोटू सन्नाटा। घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा है। रमण और सीता चुपचाप खाना खा रहे हैं। बर्तनों की हल्की आवाज के अलावा कोई बातचीत नहीं हो रही है। इस सन्नाटे में दोनों के मनों में चल रही उथल पुथल साफ महसूस की जा सकती है। और फिर उसी भारी सन्नाटे के बीच रमण वो बात कह देता है जिसे कहने से वो शायद डर रहा था। वो धीरे से कहता है, सीता, अगर कुछ दिन के लिए उस कमरबंद को गिरवी रख दें तो? जो आदमी उस गहने को पत्नी की मुस्कान की रोशनी कहता था, आज उसे वही रोशनी कर्ज के अंधेरे में गिरवी रखने की बात कहनी पड़ रही है। सोचिए क्या बीत रही होगी उस पर। इस दृश्य में सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि रमण सीधे तौर पे मदद नहीं मांग रहा है। वो एक भ्रम का सहारा ले रहा है कुछ दिन के लिए। मध्यवर्गीय परिवारों का सबसे आम बचाव का तरीका। वे खुद से झूठ बोलते हैं कि ये स्थिति बस थोड़े दिन की है, लेकिन सीता जानती है कि कुछ दिन के लिए गिरवी रखना अक्सर हमेशा के लिए खो देने की पहली सीढ़ी होती है। सीता की प्रतिक्रिया यहाँ बहुत अहम है। वो ना तो चिल्लाती है ना रोती है, वो बस अपनी थाली की ओर देखती रहती है। ये खामोशी शब्दों से कहीं अधिक शक्तिशाली है। इस खामोशी में उसकी उन सभी यादों का टूटना शामिल है, और पिता के प्यार को गिरवी रखने का दर्द भी। यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि क्या रमण के पास सच में कोई और रास्ता नहीं था? क्या घर का खर्च चलाने का पूरा बोझ सीता के उस पुश्तैनी गहने पर ही आना तय था? रास्ते तो बंद हो चुके थे उसके लिए। सीता का वह धीमे स्वर में कहना, अगर जरूरत है तो रख दीजिए, क्या ये केवल परिस्थितियों के आगे आत्मसमर्पण है? ये एक बहुत ही जटिल स्थिति है। रमण के पास कोई और रास्ता इसलिए नहीं था क्योंकि उसकी दुनिया पहले ही उस छोटी सी दुकान तक सीमित थी। उसने कभी अपने हुनर का विस्तार करने के बारे में नहीं सोचा। और जब संकट आया तो वो जो इकलौता सुरक्षा चक्र सीता के पिता ने दिया था, उसी का टूटना तय था। सीता का रख दीजिए कहना महज हार मानना नहीं है,
ये एक खामोश बलिदान है। जीवन की कठोर सच्चाइयों के सामने भावनाओं का आत्मसमर्पण। ये उस आर्थिक मजबूरी का परिणाम है जहां अंततः घर की स्त्री को ही अपने भावनात्मक खजाने को दांव पर लगाना पड़ता है ताकि परिवार की नाव डूबने से बच सके। रमन के लिए भी वो कमरबंद मांगना अपने गुरूर पर एक बहुत बड़ी चोट रही होगी। दोनों ही भीतर से टूट रहे हैं। लेकिन जीवन की गाड़ी खींचने के लिए ये कड़वा घूंट पीना जरूरी है, और यही कड़वा घूंट पीकर अगली सुबह रमन उस कमरबंद को लेकर निकलता है। यह सुबह की यात्रा वाला दृश्य कहानी में एक अजीब सा विरोधाभास पैदा करता है। जिस गहने को रेशम के कपड़ों में लपेट कर रखा जाता था, आज रमन ने उसे एक बहुत ही साधारण से थोड़े मैले कपड़े में लपेटा हुआ है। वो बाजार की तरफ भारी कदमों से जा रहा है। एक तरफ वो अनमोल गहना है जो त्योहारों पर सीता के घर को रोशन करता था, और दूसरी तरफ वो मामूली सा सूती कपड़ा है जो रमन की वर्तमान आर्थिक स्थिति को साफ साफ बयां कर रहा है। वो सुनार की दुकान की ओर बस यही सोचकर जा रहा है कि इस धातु के टुकड़े के बदले उसे कुछ महीने का राशन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ से कहानी अपनी दिशा पूरी तरह बदल लेती है। अभी तक सुनने वाले इस कहानी को एक सामाजिक और आर्थिक ड्रामा समझ रहे होंगे। एक गरीब दर्जी, उसकी पत्नी और उनकी मजबूरियां। लेकिन जब रमन सुनार की दुकान पर पहुंचता है और उस साधारण से कपड़े की गांठ खोलता है तो कहानी एक नया चोला ओढ़ लेती है। दुकान की तेज रोशनी में जब वो सोने का कमरबंद चमकता है तो सुनार, जो रोज न जाने कितने ही गहने खरीदता और बेचता है, वो ठिठक जाता है। वो उस कमरबंद को अपने जांचने वाले शीशे से बहुत बारीकी से देखता है। सुनार का अनुभव और उसकी पारखी नजर उस कमरबंद में कुछ ऐसा देख लेती है जो रमन और सीता ने कभी नहीं देखा था। और यहीं पर आता है वो संवाद जो कहानी को पूरी तरह से पलट देता है। सुनार उसे परखने के बाद कहता है, अच्छा है, काफी पुराना काम है। ये वाक्य सुनते ही ऐसा लगता है जैसे माहौल में अचानक कोई तनाव घुल गया हो। रमन, जो अब तक सिर्फ अपनी आर्थिक चिंता में डूबा था, थोड़ा हैरान होकर पूछता है, क्या मतलब? और तब सुनार के चेहरे पर एक बहुत ही अजीब हल्की सी मुस्कान आती है। वो मुस्कान जो न तो किसी ग्राहक का स्वागत करने वाली है और न ही हमदर्दी वाली। वो एक राज जानने वाले की मुस्कान है। वो कहता है, इस कमरबंद की कहानी शायद तुम्हारी सोच से कहीं बड़ी है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि कैसे एक पारिवारिक ड्रामा अचानक एक रहस्यमयी कहानी में बदल जाता है। ये सुनते दिमाग में कितने सारे सवाल दौड़ने लगते हैं। यही वो मास्टर स्ट्रोक है जहाँ लेखक ने एक आम सी दिखने वाली कहानी को एक मिस्ट्री के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। सुनार का ये संवाद सिर्फ कहानी को बीच में अटकाता नहीं है, बल्कि पूरी कहानी के नजरिए को ही चुनौती दे देता है। हम चीजों का मूल्य अक्सर अपनी सीमित जानकारी से तय करते हैं। रमन के लिए वो केवल कुछ रुपयों का साधन था और सीता के लिए उसके पिता की याद। लेकिन उस वस्तु का अपना एक स्वतंत्र इतिहास हो सकता है। क्या सीता के पिता ने वो कमरबंद सच में बनवाया था या वो उन्हें कहीं से मिला था? क्या वो किसी राजशाही परिवार की खोई हुई निशानी है? कमरबंद का असली मूल्य क्या है? ये रहस्यमयी मोड़ इस बात पर जोर देता है कि पुश्तैनी चीजें सिर्फ धातु नहीं होती, वे समय के साथ यात्रा करने वाले मूक गवाह होती हैं। ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला मोड़ है। जिस चीज को रमन अपनी पत्नी की मुस्कान समझता था, असल में वो कोई बहुत बड़ा राज समेटे हुए है। सीता के पिता के पास ऐसा कमरबंद कैसे आ सकता है जिसकी कहानी सुनार को भी हैरान कर दे? क्या सीता का परिवार किसी ऐसे सच को छुपा रहा था जिससे सीता खुद भी अनजान थी? ये एक ऐसा मोड़ है जहां एक पति अपनी ही पत्नी के अतीत को लेकर संदेह में पड़ सकता है। वो जो कुछ रुपयों के लिए सुनार की दुकान पर गया था, अब एक ऐसे राज के सामने खड़ा है जो शायद उसकी पूरी जिंदगी और उसकी पहचान को ही बदल कर रख दे। और ये बात हमें एक बहुत ही गहरे विचार की तरफ ले जाती है। क्या हम सच में उन लोगों को पूरी तरह से जानते हैं जिनके साथ हम अपना जीवन बिता देते हैं? क्या हम अपने माता पिता के संघर्षों और उनके रहस्यों को पूरी तरह समझ पाते हैं? सुनार की वो एक छोटी सी टिप्पणी रमन की उस सुरक्षित दुनिया में एक बहुत बड़ा पत्थर फेंकने जैसी है। अब तक रमन की सबसे बड़ी समस्या दुकान का किराया थी, लेकिन अब शायद उसकी सबसे बड़ी समस्या वो रहस्य होगा जो सोने के कमरबंद में दफन है। ये सुनने वालों के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है कि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी वो सतह पर दिखाई देती हैं। साधारण से साधारण इंसान का अतीत भी किसी रहस्य से कम नहीं हो सकता। क्या कमाल की बात कही आपने। और इसी रहस्य और रोमांच के साथ हमारी कहानी का ये पहला भाग यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आकर रुक जाता है। अगर हम पूरी चर्चा को समेटें
तो हमें ये समझ आता है कि कैसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और हमारे घरों में पड़ी साधारण सी दिखने वाली चीजें आपस में एक जटिल धागे से बंधी होती हैं। रावण की सिलाई मशीन से लेकर सीता के उस सोने के कमरबंद तक ये कहानी हमें बताती है कि हम अक्सर अपनी छोटी सी दुनिया में इतने खोए रहते हैं कि हमें लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं। लेकिन कभी-कभी एक साधारण सी सुबह और एक सुनार का एक छोटा सा वाक्य हमारी पूरी दुनिया को उलट-पुलट कर सकता है। इस कहानी का असली सार यही है कि कोई भी वस्तु कभी भी केवल एक वस्तु नहीं होती। उसके भीतर कई पीढ़ियों की यादें और कई लोगों के संघर्ष दबे होते हैं। सीता का वो कमरबंद अब एक बंद दरवाजा बन गया है जिसके पीछे एक पूरी नई दुनिया इंतजार कर रही है। रमण उस दरवाजे को खोलेगा या अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वाकई ये कहानी श्रोताओं को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगी। और आज की इस गहन चर्चा को खत्म करने से पहले हम श्रोताओं के सामने एक बहुत ही दिलचस्प विचार छोड़कर जाना चाहते हैं। बिल्कुल। आज जब हमारे श्रोता इस चर्चा के बाद अपने कामों में लगें, तो जरा अपने आसपास देखिएगा। क्या आपकी अपनी विरासत, वे चीजें जो आपको आपके दादा दादी से मिली हैं, अपने भीतर कोई ऐसी कहानी समेटे हुए हैं जिससे आप पूरी तरह अनजान हैं? अगर वे पुरानी चीजें बोल पाती तो वे कौन से राज खोलती? क्या पता आपके अपने परिवार का कोई ऐसा अध्याय हो जिसे समय की रेत ने हमेशा के लिए ढक दिया हो। आज की इस बेहतरीन और रोमांचक चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको मालगुड़ी की इन गलियों का यह सफर और ये चौंकाने वाला रहस्यमय मोड़ बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी ये गहन चर्चा अच्छी लगी तो कृपया बुक बातें को लाइक करना, इस पर अपने विचार कमेंट करके हमें बताना और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। ऐसे ही और बेहतरीन कंटेंट के लिए हमारे साथ लगातार ट्यून इन करते रहें और ताज़ा अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तब तक के लिए पढ़ते रहें, सुनते रहें।